हेलो दोस्तों, मैं नीतू आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह यूजीसी नेट का प्रिपरेशन किया और फिर मैंने सफलता अर्जित की है। इस बार जो एग्ज़ाम पिछले बार हुआ था 2021 में जो मर्ज सेशन में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने सफलता पाई हुई है। तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताने में मुझे हर्ष होगी कि स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम आती हैं उनको किस तरह फेस करके और किसी भी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। और उसके लिए अगर आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिली और आपने सही बुक का यूज नहीं किया तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है उन दौरान। तो इसके लिए मैं अगर आपकी कुछ हेल्प कर सकूं दोस्तों, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी इसके लिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में। मेरा इस बार जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, इसके पहले मेरा 1 पॉइंट से -1 पॉइंट से एग्जैक्ट, हाँ यही था, -1 पॉइंट से मेरा छूट गया था पिछली बार। क्योंकि मेरा पिछली बार मेरा जो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची थी ना, तो वहाँ पे मेरा 10 मिनट पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस दौरान। तो मेरा जो ये यहाँ पे चोट आया था, काफ़ी चोट आई थी मेरे सर पे और उस दौरान मैं बेहोश हो गई थी। जब मैं बेहोश हो गई थी तो मुझे होश में लाया गया था उस टाइम। मुझे उतना तो उस टाइम याद नहीं है, पर जब मैं होश में आई थी तो नहीं, मेरे दिमाग में मैं काफ़ी पढ़ के गई थी है और मुझे ये था कि नहीं, मैं इस बार तो निकाल ही लूँगी पक्का। तो क्या हुआ था, तो मेरा उस टाइम ऐसा बोलें कि मेरा लक ही ख़राब था। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर पे तो पहुंच गई, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर से एग्जैक्ट कुछ कदम पीछे थी जब एक गाड़ी वाले ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया था और मैं बहुत ही दर्दनाक हादसा था वो, मुझे लाइफ टाइम तक याद रहेगा वो। तो फिर मैं जब होश में आई तो मात्र 10 मिनट ही बचे हुए थे। तो मैं घबरा गई थी। उस सिचुएशन में मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है या ब्लड जा रहा है सर से, ऐसा कुछ नहीं था। बस मेरा एक ही ध्यान था कि नहीं, मैं यहाँ पे आई हूँ, किस लिए आई हूँ, मुझे तो एग्ज़ाम देना है। तो वहाँ पे डीसी सर आए हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा पड़ा था, तो डीसी सर आए हुए थे। तो मैं सर पकड़ के बोल रही थी कि मुझे अंदर जाने दो, और वहाँ पे जो थे तो वो लोग बोले नहीं, इस सिचुएशन में तो आपको अंदर कैसे जाने मिलेगा, अगर कुछ हो जाएगा अंदर तो आप कैसे इस सिचुएशन में बैठ सकेंगे, एग्ज़ाम तो नहीं दे पाएंगे आप। बोले नहीं सर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे एग्ज़ाम तो देना ही है और मैं एग्ज़ाम के लिए पूरा जिद पे अड़ गई। मुझे उस सिचुएशन में कुछ नहीं दिखा रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं, अगर मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी तो इससे अच्छा तो मैं प्लॉट डेट ही हो जाती, ऐसा मुझे लग रहा था अंदर से। पर मेरी मेरी ये इच्छा थी कि नहीं, मैंने सर से बोला, डीसी सर से बोला कि सर मुझे एग्ज़ाम देने दीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे में तो बहुत हौसला है, तुम्हारा ये सिचुएशन है और फिर भी तुम सोच रही है कि तुमको एग्ज़ाम देना है। बोले हाँ सर, मुझे एग्ज़ाम देना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये बच्चा को अंदर जाने दीजिए, हो सकता है कि इसका हो जाए, इसका निकल जाए। तो किसी तरह मैं उस सिचुएशन में सर पे जैसे कफन बांध के जाता है देश के लिए, सेना लोग सेवा करने जाते हैं, देश पे कफन बांध के जो जाते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं हमारे सेना लोग, उस तरह उस सिचुएशन में मैंने उसी तरह यहाँ पे सर पे पूरा पट्टी लगी हुई थी मेरी। उसके बाद मैं गई अंदर और फिर उस सिचुएशन में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इधर जो मैंने जो जितना भी पोर्शन किया था वो सब तो ठीक था, बट जब मैं मैथ का पोर्शन जब मैं बनाने लगी तो जैसे ही मैंने उसको हल करना शुरू किया, वैसे ही मेरा सर घूमने लगा और आँख के आगे एकदम अंधेरा सा छा गया था उस टाइम। तो फिर मुझे ये अंदर से लगने लगा कि क्या मैं इस बार नहीं कर पाऊँगी।
एग्ज़ाम हो रहा था, मैं लिख रही थी, लेकिन इतना ब्लर जा रहा था मेरे यहाँ से, तो मैं सोची नहीं यार, चलो जितना हो पाएगा उतना मैं तो कर सकती हूँ ना। उसके बाद फिर करेंगे आगे। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ अभी ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मैंने बहुत सारा बात मेरे दिमाग में उस टाइम आया। एग्ज़ाम में बोला जाता है कि नहीं, आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो सीधे आप फोकस रखो कि क्वेश्चन पे रखो, कहीं का बात नहीं सोचना आपको। लेकिन मेरा जिस तरह से सिचुएशन था मैं सोच रही थी नहीं, ये कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, क्योंकि मेरा सिचुएशन ही उस तरह का था उस टाइम। या मान लीजिए कि मेरा लक ही ख़राब था उस टाइम। तो फिर मैंने जैसे तैसे एग्ज़ाम दिया, जितना मैं पढ़ी थी उस हिसाब से। तो मेरा प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छा था उस टाइम, लेकिन मेरा लक ख़राब था कि मेरे एग्ज़ाम टाइम में इस तरह का हादसा हो गया। उसके बाद जब घर आई, उसके बाद तो जो इलाज वगैरह चला, उसके बाद मैं ठीक हुई। काफ़ी दिनों के बाद जब मैं घर आई तब पता चला कि मुझे कितनी चोटें लगी है। तो फिर उसके बाद फिर मैं इस बार यानी पिछले बार जो मर्ज एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था। उस टाइम ऐसा हुआ था कि मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए थे। तो ये मेरे माइंड को बर्दाश्त नहीं हो पाया था। मैं आपको कैसे बताऊँ, ये तो मैं इसका ज़िक्र भी नहीं करना चाह रही हूँ कि जो मैं ज़िक्र भी नहीं, सपना में भी नहीं सोच सकती थी। मतलब अचानक से ऐसे कोविड के कारण, कोविड तो नहीं था उनको, बट उसी सिचुएशन में ऐसा था कि हम लोग डॉक्टर के पास उनको नहीं ले जा पाए, क्योंकि चारों तरफ ऐसे कर्फ्यू टाइप लगा हुआ था, तो कहीं नहीं ले जा पाए उनको। और एक डॉक्टर देखे भी तो ठीक नहीं हुए मेरे दादाजी, अचानक से चल बसे। तो वो मेरे लिए, मेरा अंदर से वो हादसा जो था झकझोर के रख दिया था मेरे पूरे परिवार को और मुझे भी। तो मैंने खुद को बहुत दिन के बाद संभाला, और उस दौरान मेरा एग्ज़ाम था और मात्र मेरे पास 10-15 दिन के ही टाइम थे। और मेरा भी काफ़ी तबीयत ख़राब था उस टाइम, मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी, इस सिचुएशन में थी मैं। लेकिन फिर भी मैं सो के पढ़ती थी। मुझे नहीं था कि नहीं, चलो कोई बात नहीं है, दादाजी तो चल गए, लेकिन मैं उनका सपना पूरा करती थी। दादाजी जब भी थे ना, तो वो बोलते कि नहीं बिटिया, तुमको ये बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो तुम अच्छे से पढ़ाई करो। वो मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ाते थे दादाजी। और हमेशा जब हम पढ़ते थे तो वो आके बोलते थे हमको। पर जब उनका साया उठ गया तो ऐसा नहीं लगा कि अभी भी नहीं लगता है कि नहीं, हमारे बीच हमारे दादाजी नहीं हैं। फिर भी ये सब सिचुएशन के बावजूद मैंने खुद को संभाला। और फिर 10-15 दिन ही मेरे पास मुश्किल से टाइम बचे हुए थे। तो उस 10-15 दिन के टाइम में मैंने जो पहले से पढ़ी हुई थी, उसके बाद मैं सोची कि नहीं चलो ठीक है, मैं तो पढ़ नहीं पाई हूँ इस बार। तो मैंने फिर खुद को उठाया, क्योंकि उस हादसे से निपटने के लिए मेरे पास और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था, यूँ कहे जाए तो। तो फिर मैंने बुक का सहारा लिया। और बुक का सहारा ऐसे लिया कि जैसे कि जब कभी मैं, आप लोग समझ सकते हैं कि किसी के भावनात्मकता को जब चोट पहुंचती है तो वो अंदर से इंसान टूट जाता है, वैसे ही मेरा उस टाइम हाल हुआ था। उस टाइम मेरा वही हाल हुआ था, मैं टूट गई थी। तो उस टाइम मेरा सहारा बस मेरा किताब ही था और मेरी पढ़ाई थी, बस वही मुझको संभाल सकती थी उस टाइम, क्योंकि इंसान के बस में नहीं था मुझे संभालना। मैं खुद में ही खो गई थी कहीं ना कहीं। तो मैंने बुक का सहारा लिया, और जो कि मात्र 10-15 दिन एग्ज़ाम का टाइम था, और काफ़ी ऐसी परिस्थिति थी जो मैं कितना बताऊँ। घर बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आई, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आए कि मैं बता भी सकती हूँ और आप लोग सुन भी सकते हैं, लेकिन उतना बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर आप लोग सोचेंगे कि नहीं ये देखो इतना बोल रही है। नहीं, मेरे साथ जितना हुआ है मैं आप लोग को उतना बता रही हूँ कि
अगर मेरा जो अनुभव है, मैंने किस तरह से उसको जिया है, किस तरह से उससे लड़ी मैं और खड़ी रही और अंत में मैंने सफलता अर्जित की है। तो फिर मैंने इस बार 10-15 दिन का मेरे पास टाइम था, तो मैं पढ़ी और मैं लास्ट टाइम में इस तरह पढ़ी कि मेरा सिलेक्शन आज हो गया है। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट के दौरान आपको किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, पहली बात। और दूसरी बात कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से उसका टाइम टेबल बनाइए और कौन कौन सी बुक को रेफ़र कीजिएगा, जिससे आप 100% आप सफलता को अर्जित करें। तो सबसे पहली बात, आप मैं हिंदी से हूँ, हिंदी लिटरेचर से। तो पहली बात कि आप जो फर्स्ट पेपर का तैयारी करते हैं उसके लिए तो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, बट उतना भी नहीं है। मैंने बिना कोचिंग के, बिना कहीं ट्यूशन व्यूशन के मैंने ये तैयारी की है। मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी से ही मैंने ये सफलता अर्जित की हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले तो आप फर्स्ट पेपर के लिए आपको अगर बेसिक नॉलेज चाहिए कि रिसर्च वगैरह, टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और फिर हायर एजुकेशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सारे 10 यूनिट हैं। और उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आप केवीएस मदान के बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जो पुट वगैरह दिया हुआ है वो अच्छे से हैं, उसमें दी हुई है। बट मेरे हिसाब से अगर आप अनअकैडमी का तलवीर सर की क्लास लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वो उतना हार्ड भी नहीं है। और मैंने तो कुमार भरत जी का क्लास लिया था, उसमें भरत सर का, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था फर्स्ट पेपर के लिए। और सेकेंड पेपर तो मैंने खुद से तैयारी की है, वो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। हाँ, कुछ से कहीं अगर ना समझ में आए तो मैं कहीं देख लेती थी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैंने कभी सेकेंड पेपर के लिए, खुद के पेपर के लिए कहीं कोई भी यूट्यूब चैनल मैंने नहीं देखी थी। मैंने सारा बुक मंगवाई थी, जो ऑथेंटिक बुक है उसके लिए, जो मैंने एमए और बीए के दौरान जो मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने उसको ही पढ़ा। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक अगर आप परचेज कर सकते हैं तो श्री रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, सच बता रही हूँ। उससे बेस्ट कुछ कोई बुक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बुक इतनी अच्छी है कि अगर आप उसे ही एक बार नहीं 3-4 बार अगर आप उसे ही रिवाइज़ कर लेते हैं तो मैं 100% के साथ बोल सकती हूँ कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास बड़े ही आसानी से उसको समझ सकते हैं। सॉरी, आप उसको समझ सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम के लिए 90% आप तैयार हो सकते हैं। सॉरी, मेरा तबीयत कुछ अभी भी उतना अच्छा नहीं है। फिर आप PYQ लास्ट टाइम में, जैसे अभी टाइम है कुछ दिन, 1 मंथ मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि जून तो जाने ही वाला है। जुलाई लास्ट वीक में एग्ज़ाम हमको लगता है कि हो जाएगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप अभी टाइम तो है, अभी कुछ गाइड वगैरह पढ़ लीजिए आप, जैसे हो गया PYQ पहले सॉल्व कीजिए, क्योंकि PYQ सॉल्व करने से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप जो एनटीए जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो किस बेसिस पे पूछ रहा है, कैसा उसका पैटर्न है पूछने का। तो अगर आप वो समझ में आ जाता है ना, तो आप आसानी से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप एक यूथ कंपटीशन का पब्लिकेशन का एक बुक मिलता है जो PYQ का है, जो सॉल्व पेपर है, जो उसमें विथ उसका जो सॉल्यूशन है उसमें साथ साथ दी हुई है। तो वो बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने उसे ही रेफ़र की हुई थी। और उसके बाद आप अगर अरिहंत का बुक ले सकते हैं तो ले लीजिए।
और एक नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र जी का। वो तो अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से अभी 1 मंथ का टाइम है, तो उसे आप एक नज़र श्री निकाह से अगर देख लीजिएगा तो हो सकता है कि बहुत कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, अगर आपने उसको अच्छे से देखा है ना, एकदम बारीक तरीके से देखा है ना, तो मैं 100% आपको बता सकती हूँ कि आपका रिज़ल्ट पक्का आना है। और अगर आप सरस्वती गोविंद पांडे का जो बुक है, आपने उसे भी पढ़ रखी है, तो उसमें हाँ, उसमें तो बहुत अच्छी है। वो एक तरह से मान लीजिए कि वो रामचंद्र शुक्ल जी का और बाकी जो बुक है उसका समरी है। जिस तरह समरी मतलब कि जो आप उसमें जो बुक दिया है ना, तो हर लेखक हर कवि जितने भी वगैरह वगैरह जो है तो उसका समरी के हिसाब से उसमें दिया हुआ है। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप उसमें उलझ सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा गाइड करने वाला अगर व्यक्ति मिलता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे ज़रूरी बात कि आपको क्या छोड़ना है, क्योंकि आप तो सब पढ़ नहीं सकते हैं, उतना तो पढ़ नहीं सकते हैं आप। और अगर उसमें आप घुस जाइएगा अंदर तो ये भी मुश्किल है, तो उससे निकलने का कि आप निकल कैसे सकते हैं, क्योंकि घुसने का तो हम हर जगह घुस सकते हैं, लेकिन निकलने का भी रास्ता सोचना चाहिए इंसान को। तो बात वही है। तो मैं आपको बोलूँगी कि पहले रामचंद्र शुक्ल जी का बुक पढ़ लीजिए और फिर यूथ कंपटीशन PYQ सॉल्व कीजिए। अगर आप PYQ सॉल्व कर लेते हैं ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, 100/100% गारंटी देती हूँ कि 70% 80% तो क्वेश्चन आपका PYQ से आता है। रिपीटेड क्वेश्चन ये नहीं सोचे कि मैं रिपीटेड क्वेश्चन का बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। वो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसका जो शैली होता है ना क्वेश्चन पूछने का, NTA का जो शैली होता है ना, वो सिर्फ रिपीट करते हैं। बाकी क्वेश्चन रहता है कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चन है आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं बोल रही हूँ कि नहीं भाई वही क्वेश्चन में बोल रही हूँ कि नहीं वही क्वेश्चन वो सॉलिड उठा के देते हैं, ऐसा बात नहीं है। वो उसी पॉइंट से पॉइंट को निकालते हैं। ये बात ध्यान रखने लायक है कि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो वही पॉइंट से पॉइंट निकालते हैं किसमें से क्या पूछना है। और आप अगर 2004 से 2020 तक 21 तक जो एग्ज़ाम हुआ है, अब देख सकते हैं उसमें जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो 60% पिछले बार से क्वेश्चन उसमें लिया गया है। हाँ, 30% 40% वो कठिन आएगा ही, वो हर बार आता है, ऐसा बात नहीं है किस बार, वो हर बार ही आता है वो क्वेश्चन। तो उतना तो अगर आप यही 70-80% ही कर लो ना, तो आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आप PYQ अच्छे से घोर के पी जाइए जैसे आप नमक पानी घोर के पीते हैं ना, उस तरह से ही PYQ आप घोर के पी जाइए एकदम से। फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता है। सॉरी दोस्तों, मेरा तो इस तरह का आप तैयारी कीजिए। और फिर और मैं क्या कहूँ इसके आगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का कुछ गाइड करूँ आगे के लिए, कुछ और बताऊँ, तो फिर फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अच्छे से टाइम टेबल आप बनाइए। 1 मंथ का टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। जब मैं 15 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती तो फिर आपके पास तो 30 दिन है, 30 दिन। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप ठान लेना कोई भी चीज़ करने के लिए, तो आप वो काम कर सकते हैं। मेरे ऐसे लोग थे मेरे सामने जिन्होंने मुझे तोड़ने का भी कोशिश किया। मैं आपको सच बता रही हूँ। उन्होंने बोला नहीं, आप तो कर ही नहीं सकती है ये काम, बिना कोचिंग का आप कैसे कर सकती हैं, ये नहीं हो सकता, ये एग्ज़ाम तो नहीं निकल सकता है। पर मेरा अंदर से जो था ना, वो जुनून बोला जाता है ना, वो जुनून मेरा कभी नहीं टूटा। मैं अंदर से इतनी स्ट्रांग थी इस एग्ज़ाम को लेके कि नहीं, मैं निकाल सकती हूँ। मैं कैसे नहीं निकाल सकती यार, मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगी, और मैंने किया दोस्तों। इसीलिए कोई भी एग्ज़ाम जो है ना, वो ऐसा मत समझिए कि आप नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? इंसान ही कर सकता है।
और कोई नहीं कर सकता है। आपके हाथ में वो लकीर आपको खुद बनानी है, आपको वो मार्ग खुद तलाशना है। सॉरी। तो मेरे कहने का ये मुख्य बात ये है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग उसमें घुल जाइए। ऐसा नहीं कि किसी तरह मुझे पढ़ना है, किसी तरह मुझे एग्ज़ाम देना है, मैंने फॉर्म तो डाल दिया है, मुझे एग्ज़ाम देना है बस। और आप फिर रोएंगे कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। मैं भी रोई थी, मैं भी रोई थी, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि मेरी गलती एक्चुअली कहाँ थी। क्योंकि जो एक असफल व्यक्ति आपको बता सकता है ना, वो सफल व्यक्ति आपको कभी नहीं बता सकता है। जो असफल होके सफल हुआ है ना, वो आपको बताएगा कि गलती और चूक कहाँ हो जाती है। 1 पॉइंट के लिए, 0 पॉइंट के लिए कहाँ आपसे क्या चूक हुई जो इतना दूर तक जाके आप फिर नीचे से धड़ाम से गिर गए। तो आप समझ रहे हैं ना कि मेरे कहने का मंतव्य क्या है इसके पीछे। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप अच्छे से 1 मंथ टाइम है, आप सोचिए कि आपके पास मात्र 15 दिन टाइम है, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? बस आप ठान लीजिए कि मुझे ये करना है तो करना है, मैं करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी। बस आप इतना ही समझिए। अगर आप मेरा अनुभव आपको अच्छा लगा हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ, मेरी बातों से आपको कुछ लाभ भी हुआ हो ना सॉरी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो, मेरी बताए हुए आपको बात सही लग रही हो तैयारी के दौरान, तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक पे आपको बताती रहूँगी कि कैसे क्या करना है और कहाँ से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा दिल से आपको नमन है। इसके आगे अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दूर दूर के बच्चों तक जो मेरे अनुभव से ही वो सीख पाए कि नहीं, जब मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। और मैं भी कोई बड़ी शहर की नहीं हूँ दोस्तों, मैंने भी छोटे से गांव में रह के अपना पढ़ाई को शुरुआती दौर से ही मैं अपना पढ़ाई खुद से सेल्फ स्टडी के द्वारा ही मैंने यहाँ तक का रास्ता तय किया है। तो मैं कोई बड़े से शहर की नहीं हूँ, मैं भी गांव की हूँ। और मैंने जहाँ तक जो भी पढ़ा है खुद से पढ़ा है, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया आज तक। तो इसलिए अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।